हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स तथा केमिस्ट्री को, और फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज सभी गॉस के नियम के अनुप्रयोग को हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद कल से हम लोग बेटा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स किसके, एक तो एनसीईआरटी बुक के, और दूसरा इसके साथ एक अदर पब्लिकेशन के। यानी अदर पब्लिकेशन बेटा हमें न्यूमेरिकल्स को, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको हल करने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार क्लास देख रहे होंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा क्लास देखोगे बेटा आप लोगों की फिजिक्स भी उतनी ही मजबूत होगी। और जैसा कि केमिस्ट्री के अंदर भी लगातार चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, लगातार लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके अंदर, और चैप्टर नंबर 1 बिलियन पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, उन क्लासों को भी जरूर देखिए, और आशा करते हैं अगर आप लोगों का अगर साथ रहा तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैथ का टीचर भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, ताकि बेटा जो सामने वाला पर्सन आए पढ़ाने के लिए तो उसे लगे कि हाँ हम एक बड़े परिवार पर, एक बड़े स्तर पर हम बेटा आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के अंदर। बेटा हमने पढ़ाया था अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब एक चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाता है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकली थी, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखना है कि यहां पर जो चादर ली थी उस चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया था, चाहे बेटा प्लस वाला आवेश वितरित कर दीजिए चाहे माइनस वाला। ठीक, अगर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो हमें बेटा उस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला मिला था कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगली डेरिवेशन है बेटा, अगली डेरिवेशन है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी बेटा एक हम चालक प्लेट लेंगे, एक हमने क्या ले लिया, ये चालक प्लेट है, और इस चालक प्लेट को क्या करेंगे, आवेशित। एक समान रूप से बेटा जब हम चालक प्लेट को आवेशित कर देंगे, अब चूंकि प्लेट के हमें बेटा कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे प्लेट के हमें 2 भाग, पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग बेटा ये रहा। एक समान रूप से आवेशित कर दिया, तो इसके ठीक बाद जब प्लेट को हमने आवेशित कर दिया और प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो बन जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्यों? क्योंकि प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, A है। प्लेट का क्षेत्रफल A है, और उस प्लेट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर अगर आवेश आ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। और चूंकि ये क्या है, प्लेट है और प्लेट पर आवेश वितरित है तो ये क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इस प्लेट के बाहर मैंने मान लिया बेटा एक बिंदु P ले लिया जो इस प्लेट से r दूरी पर स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब मैंने पूछा बेटा कि इस बिंदु से प्लेट का जो भाग 1 है उस पर आवेश किधर है, आप बोलोगे इस ओर, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके विपरीत। भाग 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 मान ली। अब भाग 2 की ओर आते हैं, इस बिंदु पर देखा प्लेट का भाग 2 इस ओर है और उस पर बेटा आवेश प्लस का है, तो इसके विपरीत कौन हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 इस ओर। ठीक, अब देखते हैं बेटा, अब चूंकि दोनों के कारण, दोनों भाग के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है बिंदु P पर बेटा एक ही ओर है, और जब एक ही ओर दिशा होगी तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी जब सेम डायरेक्शन होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, अर्थात E बराबर E1 प्लस E2। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में क्या आ जाता है, अंतर, यानी E1 डिफरेंट E2, लेकिन ये तो सेम डायरेक्शन में है। ठीक, और अगर प्लेट आवेशित है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा भाग 1 के कारण बिंदु P पर
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बोलोगे E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर प्लेट आवेशित है एक समान रूप से तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट के बेटा दो भाग लिए हैं तो दोनों भाग के काट चेक कर रहे हैं, तो भाग 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बोलोगे ये तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अब मुझे निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो आप बोलोगे सेम डायरेक्शन की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे भाई ये तो हर समान है, क्या है ये, हर समान है, तो अंशों को क्या कर दो, जोड़ देंगे। सिग्मा और सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर बेटा क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मैं आपसे पूछे भाई प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मैंने मान लिया प्लेट के अंदर एक बिंदु ले लिया Q, इस बिंदु से प्लस Q आवेश इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इस बिंदु से प्लस Q आवेश इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। यानी प्लेट के भीतर देखा गया कि एक बिंदु ले लिया, कहीं पर भी ले लो, प्लेट के भीतर किसी बिंदु पर ले लीजिए, देखा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी मिल रही है, विपरीत। और विपरीत होने की वजह से बेटा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, इनके बीच में आएगा अंतर। और E1 का वैल्यू बेटा हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात बेटा ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर प्लेट के भीतर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्रत्येक बिंदु पर वो कितनी होगी, 0। प्लेट के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। अब बेटा इस चित्र के बारे में लिखेंगे माना अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशित प्लेट है जिस पर पृष्ठीय जिसके बाह्य पृष्ठ पर, जिसके बाह्य यानी बाहरी पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ पर आवेश घनत्व कौन स्थित है, सिग्मा है। कौन है, सिग्मा है, जिसके कारण r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर। उसके बाद बेटा हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, प्लेट के मध्य में, प्लेट के बीच या मध्य में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्लियर। किसी बिंदु पर देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ये रही। क्लियर। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा जो अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, अगली हेडिंग क्या है हमारी, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में समान पृष्ठ घनत्व के निकट धन तथा ऋण आवेशित
समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। यानी दो प्लेटें हैं, दो अचालक प्लेटें हैं और एक प्लेट पर आवेश कैसा है, धन है, और दूसरे पर कैसा है, ऋण आवेश है। ठीक है, और दोनों पर जो पृष्ठ घनत्व है वह कैसा है, समान है। दोनों पर जो पृष्ठ घनत्व है वो कैसा है, समान है। क्लियर। तो यहां पर बेटा सबसे पहले क्या बनाएंगे, दो प्लेटें बनाएंगे, यानी दो समांतर अचालक प्लेटें। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से बना दी पहली प्लेट, और ये रही बेटा दूसरी प्लेट, दो प्लेट होंगी। ठीक है, यहां पर एक प्लेट पर आवेश कैसा है, धन आवेश है, और दूसरी प्लेट पर कैसा है, ऋण आवेश है। क्लियर। दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक, अब करना क्या है, अब चूंकि दोनों प्लेटों पर मान लिया ये प्लेट 1 है और ये प्लेट कौन सी है, 2 है। ये प्लेट 1 हो गई और ये प्लेट कौन सी मान ली हमने, 2 मान ली। ठीक है, अब चूंकि दोनों प्लेटों पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, अब आवेश चाहे धन वाला हो चाहे ऋण वाला हो, तो यहां पर जब प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा तो बन जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर। अब करना क्या है, ये दो प्लेटों, अब इनके बीच और इनके बाहर, चाहे इधर बिंदु ले लीजिए चाहे इधर, बीच में और बाहर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लिया प्लेट के बीच में जो बिंदु लिया वो हमने बिंदु P ले लिया, और प्लेट के बाहर जो बिंदु लिया वो हमने कौन सा ले लिया, वो हमने बिंदु Q ले लिया। ठीक है, अब जरा बिंदु P पर हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, और बिंदु Q पर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। अब देखो, इस बिंदु से प्लेट 1 को देखा गया कि प्लेट 1 पर तो धनावेश है, और बिंदु से बेटा इधर है, तो इसके विपरीत कौन हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मतलब डायरेक्शन इधर। इस बिंदु से देखा गया कि जिस ओर ऋण प्लेट है उधर ही बेटा कौन होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो इस बिंदु से जिधर बेटा ऋण प्लेट होगी उधर ही कौन हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो एक के कारण हमने मान लिया E1, और दूसरे बेटा धन के कारण में मान लिया E1, और ऋण के कारण में मान लिया E2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बिंदु Q पर देखेंगे। बिंदु Q पर देखा गया कि इधर से देखा, इस बिंदु से देखा गया कि जिधर ऋण प्लेट होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक, अब इस बिंदु से बेटा प्लस इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा इसके विपरीत, इसके क्या हो जाएगी, विपरीत। ठीक है, अब देखो यहां पर देखा गया कि प्लेट के भीतर हमने जो बिंदु लिया उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं तो समान मिल रही हैं, लेकिन जब हमने प्लेट के बाहर बिंदु लिया तो प्लेट के बाहर देखा गया कि बिंदु Q पर बेटा देखा गया कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें यही बताना है कि भाई प्लेट के भीतर कितना वैद्युत क्षेत्र है और प्लेट के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे कि भाग 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है, फिर भाग 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है। और किसी भी प्लेट के कारण जब प्लेट एक समान रूप से आवेशित होती है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हमारी प्लेट एक समान रूप से आवेशित होती है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले भाग या प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण बेटा हमने मान लिया E1, प्लस के कारण E1 और माइनस के कारण E2। तो किसी भी प्लेट के कारण बेटा जब एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो भाग 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इतनी हो जाएगी। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप बोलोगे इसके कारण हमने E2 माना, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पर अगर प्लेटें एक समान रूप से आवेशित हैं तो उसके कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाना है। अब हमें लगाना है, अब हमें पता करना है परिणामी बिंदु P पर। कहां पर बेटा, बिंदु P पर, बिंदु P पर हमें निकालना है पहले, कहां पर, बिंदु P पर। और बिंदु P कहां है, प्लेट के बीच में। कहां पर है, प्लेट के बीच में। ठीक है, और इस पर किसकी गणना करनी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो अभी बता के आए हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा सेम डायरेक्शन होती है, सेम दिशा होती है, तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो E बराबर बेटा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो आप बोलोगे E1 का मान कितना है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान कितना है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हर समान है तो अंशों को जोड़ दो, तो जब हर समान है तो अंशों को जोड़ दो, तो सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना है प्लेट के भीतर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहां पर निकाल लिया हमने, ये प्लेट के बीच में बिंदु P पर। अब हम निकालेंगे बिंदु Q पर, बिंदु Q पर। बिंदु Q कहां है, तो आप बोलोगे प्लेट के बाहर। बिंदु Q कहां है, प्लेट के बाहर। प्लेट के बाहर हम देख रहे हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर, आपने देखा बेटा कि यहां पर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं एक दूसरे के कैसी है, विपरीत है। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं तो उनके बीच में अंतर आता है। क्या आता है, अंतर, अर्थात बड़े में छोटे घटा देंगे, तो E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 का मान E1 की जगह लगा दो, E2 का मान E2 की जगह लगा दो। फिर यहां से बेटा ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, अर्थात बेटा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो प्लेट के बाहर कितनी मिल रही है, 0। तो दो प्लेटें हैं, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट, तो इनके बीच में बेटा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछेगा तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन धन तथा ऋण प्लेटों के जब बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी गई तो वहां पर कौन निकला, कितनी निकली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 0। क्लियर। तो अब थोड़ा सा इस चित्र के बारे में लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दो समांतर अचालक प्लेट एक दूसरे के समांतर स्थित है, एक दूसरे के समांतर तथा निकट स्थित है। प्लेट के भाग 1 पर धनावेश तथा भाग 2 पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। इन दोनों आवेशों के कारण, अब चूंकि दोनों पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो इसलिए बेटा इन प्लेटों पर जो आवेश घनत्व है वह क्या है, सिग्मा है। दोनों प्लेटों पर जो आवेश घनत्व है वह क्या है, सिग्मा है। इसके मध्य बिंदु, प्लेटों के मध्य तथा प्लेटों के बाहर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जो चित्र होता है, जो चीज हमने ली है उसी के बारे में तो लिखना होगा। ठीक है, तो लिख रहे हैं इसके बारे में, लिखेंगे माना दो समांतर प्लेट है, दो समांतर अचालक प्लेट है, दो समांतर अचालक प्लेट है
एक दूसरे के निकट स्थित हैं। दोनों प्लेट एक पर धन तथा प्लेट 2 पर ऋण आवेश उपस्थित है। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेटों के मध्य तथा प्लेटों के बाहर किसकी गणना कर रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली डेरिवेशन करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा हम अगली इंपोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमारे 2 से 3 बार पूछी गई है। और ये 2 डेरिवेशन लगातार करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में लगातार कहीं ना कहीं पूछी जा रही है आपको। देखो, पहली इंपोर्टेंट डेरिवेशन ये रही, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ही है। क्या है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश यानी खोखले गोले के कारण हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या लेंगे? एक खोखला गोला लेंगे। क्या लेंगे? एक खोखला गोला लेंगे जिसका केंद्र O है और इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है वो हमने क्या मान ली है? कैपिटल R। क्या मान ली है? कैपिटल R। और हमने क्या किया है? इसे एक समान रूप से आवेश वितरित करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? एक समान रूप से इसे आवेश वितरित कर दिया। क्लियर? गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, मैंने मान लिया बेटा क्या है? गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह क्या है? A है। ठीक, अब हमें करना क्या है? हमें करना है, अब चूंकि बेटा गॉस की जो प्रमेय है वह किस पे लागू होती है? बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो हमें इस गोले को क्या करना? खोखले गोले को किसके अंदर रखना है? एक बंद पृष्ठ के भीतर रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मान लिया आप छोटी जो बॉल ले लीजिए, और बॉल को आप उस बॉल की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, उसका जो सेंटर है वह O है, केंद्र क्या मान लिया? O है। और उसे हमने क्या कर दिया? उसके बाहरी पृष्ठ को एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से क्या कर दिया? आवेश वितरित कर दिया। और आवेश वितरित करने के बाद उसे बंद पृष्ठ यानी उसे फुटबॉल के अंदर रख दीजिए। कहां रख देंगे? फुटबॉल के अंदर। तो हम क्या करेंगे? हम बेटा यहां पर बंद पृष्ठ का मतलब एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इसका ये जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन जो आपने ये पृष्ठ लिया है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया है, इसका केंद्र भी क्या है? मान लिया O है। इसका केंद्र भी क्या है? O। और स्मॉल r दूरी पर, किस पे? स्मॉल r दूरी पर हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्योंकि कैपिटल R तो हमने किसकी त्रिज्या मानी है? ये मानी खोखले गोले की। ठीक है, अब स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए 3 स्थितियां संभव है। पहला, स्मॉल r दूरी पर कौन लेंगे? बिंदु P। तो पहला बेटा स्मॉल r दूरी पर बिंदु P कहां ले सकते हो आप? गोलीय पृष्ठ के बाहर। गोलीय पृष्ठ के बाहर। दूसरा बिंदु P कहां ले सकते हो? गोलीय पृष्ठ पर। दूसरा बिंदु P कहां ले सकते हो? गोलीय पृष्ठ पर। और तीसरा बिंदु P कहां ले सकते हो? गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर। गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर।
तो आप कितने जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हो? 3 जगह। कितनी स्थितियां संभव है? 3। पहला, जो बिंदु P स्थित है वो कितनी दूरी पर, और ये बेटा कितनी दूरी, जो भी दूरियां लेंगे वो कौन लेंगे? स्मॉल r। स्मॉल r दूरी पर पहला बिंदु P कहां स्थित है? गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित है। दूसरा बिंदु P कहां स्थित है? स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P स्थित है वो कहां पर? गोलीय पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ पर स्थित है। और तीसरा बिंदु P कहां स्थित है? उसके केंद्र पर। इन 3 स्थितियों पर हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, अब चित्र के बारे में मैंने बेटा यही लिखा है। ठीक है, अब हम बेटा यहां से करने वाले हैं डेरिवेशन को। देखो, सबसे पहले केस फर्स्ट के अंदर, केस 1 के अंदर क्या होगा? जब बिंदु P कहां स्थित है? गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित है। जब बिंदु P गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित हो। क्लियर? तो इस स्थिति में देखोगे कि आप ये वाली जो दूरी है कैपिटल R, और ये दूरी कौन सी, सॉरी ये कैपिटल R है, और ये दूरी कौन सी है? स्मॉल r। यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा खोखला गोला है और इसका केंद्र O है, और इसकी जो त्रिज्या मानी है वो क्या मानी है? कैपिटल R। और इसके मध्य बिंदु O से बेटा R दूरी पर हमने क्या किया है? एक बिंदु P ले लिया, और यहां पर हमने किसकी कल्पना की थी? एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करी थी। किसकी कल्पना करी थी? गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी, और यहां पर हमने क्या लिया था? बिंदु P। अब चूंकि बेटा पृष्ठ के भीतर कौन उपस्थित है? तो पृष्ठ के भीतर हमारे आवेश स्थित है। पृष्ठ के भीतर कौन उपस्थित है? आवेश। तो आवेश के कारण कौन उत्पन्न होगा? वैद्युत फ्लक्स। आवेश के कारण कौन बाहर निकलेगा? पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है? तो इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ पे हम क्या लेंगे? अल्पांश भाग लेंगे। क्या लेंगे? अल्पांश भाग लेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? A है। और हमने क्या किया? बिंदु P पर बेटा हमने क्या ले लिया? इसका अल्पांश भाग ले लिया। क्या ले लिया हमने? इसका अल्पांश भाग। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, इसका अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कौन होगा? dA होगा। क्लियर? अब अगर बात करें इस केंद्र से अगर पृष्ठ को देखा गया तो किधर दिखाई दे रहा है? बाहर की ओर। और बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या बन जाता है? क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि ये समतल पृष्ठ है तो बाहर की ओर हम क्या कर देंगे? इस पर हम क्षेत्रफल सदिश खींच देंगे, एकांक वेक्टर खींच देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल सदिश। इस बिंदु P से देखा गया कि प्लस Q आवेश अंदर की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बाहर की ओर। अब दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से इनके बीच में बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 0 अंश। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अल्पांश भाग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला फाई E बराबर E इंटू में dA cos थीटा। अब चूंकि बेटा इनके बीच में E और dA के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो आप बोलोगे 0 अंश, तो यहां पर लगाएंगे 0 E इंटू में dA cos 0। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1, और जब ये 1 हो जाएगा तो इसका 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? E इंटू में dA। तो अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है? तो अल्पांश भाग से गुजर रहा है E इंटू में dA। मुझे निकालना है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप बोलोगे ये जो छोटा सा हिस्सा निकाला है, इस छोटे से हिस्से से जो वैद्युत फ्लक्स का पता किया मान, उसका क्या कर देंगे? समाकलन। तो छोटे से हिस्से में जो आपने वैद्युत फ्लक्स पता किया है, इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा संपूर्ण भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो यानी डी फाई ई का क्या कर देंगे? समाकलन। डी फाई ई का मान लगाएंगे तो लगा देंगे E इंटू में dA
अब चूंकि ई बेटा बाहर ले लेंगे कांस्टेंट के रूप में, तो समाकलन होगा केवल किसका, डी ए का, और डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताए थे कि डी के सापेक्ष एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स, डी के सापेक्ष बाई का समाकलन क्या हो जाएगा, बाई, तो डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए। अब मैं आपसे पूछे ए क्या है, तो ए आप बोलोगे गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या है बेटा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पृष्ठ हमारा गोली है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बराबर, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ए की जगह मान लगा दो, तो यहां से 5 बराबर हो जाएगा ई इंटू में ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये संपूर्ण भाग से हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। अब हमें बेटा पता है कि अनुप्रयोग किसके पढ़ रहे हैं, गॉस के, तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से ये 5 बराबर क्या होता है, 5 बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से करना क्या है, ये 4 पाई आर स्क्वायर गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो यहां से हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई, और बट्टे में कौन है, एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन, और बट्टे में कौन हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखो ये गुणा में है 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरी ओर जाके किस में आ गए, भाग में, 4 पाई और आर स्क्वायर। ठीक। तो ये हमने बेटा क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कब निकाली हमने निकाली बेटा जब बिंदु P कहां स्थित है, गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित है। इस स्थिति में स्मॉल r का मान ज्यादा होगा किससे, कैपिटल R से। स्मॉल r का मान ज्यादा होगा किससे, इस कैपिटल R से। ठीक है। तो पहला बेटा केस हमने हल कर लिया है। अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं दूसरे को, तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हम रफ करके तब आगे करा रहे। नोट करो बेटा इसको पहले। इसके बाद बेटा सेकंड नंबर, केस सेकंड बेटा पहले बिंदु P कहां था, गोली पृष्ठ के बाहर। अब बिंदु P कहां है, गोली पृष्ठ पर स्थित है, तो यहां लिखेंगे जब बिंदु P कहां स्थित है, गोलीय पृष्ठ पर स्थित है, गोलीय पृष्ठ पर स्थित हो, तो यहां से बेटा क्या होगा, ये हमारा गोली पृष्ठ है और इसे आवेश क्या दिया गया था, +Q आवेश, और इसका बेटा इस गोली पृष्ठ का जो केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। लेकिन हमने क्या किया, जो भी मैंने बताया था, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना करनी है वो स्मॉल r से, स्मॉल इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हम बिंदु P लेकर किसी गणना करेंगे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की, तो कैपिटल R तो स्थायी है। अब देखो, अब ये बिंदु P यहां था, अब बिंदु P कहां आ गया, यहां पर, तो ये वाली दूरी बेटा कम हो जाएगी, स्मॉल r कम हो जाएगा। अब स्मॉल r केंद्र O से और परत तक, तो यहां पर इससे स्मॉल r दूरी पर कौन स्थित है, बिंदु P ले लिया। तो आप यहां पर देखोगे, और इस बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की। तो आप इसमें देखोगे कि यहां से केंद्र O से और परत तक की दूरी कैपिटल R, और केंद्र O से जो बिंदु P लिया वो कौन है, स्मॉल r। दोनों का मान कैसा है, बराबर है। स्मॉल r का मान बराबर है किसके, कैपिटल R के। इस r का मान, स्मॉल r का मान बराबर है किसके, कैपिटल R के। तो इस स्मॉल r की जगह हम किसको लगा देंगे, कैपिटल R को। तो यहां से E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल R, और इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर। और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक कौन हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। इसी प्रकार अब ये बिंदु P बेटा हम कहां ले आए, बिंदु P इसके केंद्र पर ले आए, तो आप बोलोगे ये दूरी तो पूरी खत्म हो गई, स्मॉल r बेटा कौन हो गया, समाप्त हो गया, दूरी ये समाप्त हो गई।
तो यहां पर तो तीसरे केस में हम लिखेंगे जब बिंदु P कहां स्थित है, गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। केस थर्ड लिखेंगे जब बिंदु P गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित हो, तब इस स्थिति में बेटा स्मॉल r कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। और r का मान अगर 0 लगाओगे तो ये पूरा का पूरा बेटा पद कैसा हो जाएगा, 0। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी निकलेगी, 0। तो गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 0। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और गोलीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी होती है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, इसके बाद बेटा एक और अनुप्रयोग रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट हेडिंग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इसी से हमें बेटा किसकी उत्पत्ति करनी होती है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति करनी होती है, कूलाम के नियम की। देखो सबसे पहले मान लिया मैंने एक बिंदु ले लिया, बिंदु O, जिस पर बेटा +Q आवेश रखा हुआ है। क्लियर। और बिंदु O के कारण हमें स्मॉल r दूरी पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लेकिन हम अनुप्रयोग किसके पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बताओगे भाई हम तो अनुप्रयोग गॉस के नियम के पढ़ रहे हैं। तो गॉस का नियम किस पे आधारित है, बंद पृष्ठ पर। तो हम इस पे बेटा क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर हम एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन गोलीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, रेखा के कारण बेटा जो बंद पृष्ठ बनेगा बेलन, बिंदु के कारण जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, गोलीय। ठीक, अब इसके बिंदु O पर बेटा केंद्र पर पृष्ठ के भीतर कौन उपस्थित है, आवेश। और आवेश है तो आप तुरंत माइंड में आना चाहिए कि आवेश से है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी। और जब पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, वैद्युत फ्लक्स। क्या बन जाता है, वैद्युत फ्लक्स। तो इस पृष्ठ से बेटा कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, मान लिया इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल A है तो A हमारा क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे गॉसियन गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर। अब इस +Q आवेश के कारण इस पृष्ठ से बेटा कौन निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स। कितना निकलेगा, तो यहां पर संपूर्ण भाग के बारे में पता करने से पहले यह पता करिए कि इसके अल्पांश भाग से, इसके छोटे से हिस्से से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। मैंने बताया कि भाई फिजिक्स में जब भी कोई हमें बड़ा कार्य करना होता है तो पहले पता करो उसके सूक्ष्म भाग में, उसके तो छोटे से भाग में कितना बेटा कार्य हुआ है, और उसका क्या कर दीजिए समाकलन, संपूर्ण भाग से पता लग जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक अल्पांश लेंगे। इस पृष्ठ पर हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तो इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसके आगे क्या लगा दो D, जो कितनी दूरी पर है, इस +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। क्लियर। और यहां पर बेटा इस पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P ले लिया, पृष्ठ पर जो अल्पांश भाग लिया इस पर हमने किसको ले लिया, बिंदु P को ले लिया। अब इस +Q आवेश से इस पृष्ठ को देखा गया, इसकी दिशा बेटा किधर मिली, बाहर की ओर। इस बिंदु से इस पृष्ठ को देखा गया, दिशा किसकी किधर है, बाहर की ओर। और यहां पर इस बिंदु से +Q आवेश अंदर की ओर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर है, बाहर की ओर। अब चूंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है इसलिए बेटा इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0। कितना है, 0। ठीक, तो यही हमने बेटा इस चित्र के बारे में लिखा है। अब लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चेक करेंगे, इस अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d phi E बराबर E इंटू में dA
cos थीटा। ठीक है, तो यहां से आप बेटा बताओगे कि यहां से E और dA के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, तो यहां 0 लगा देंगे, तो d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू में dA cos और थीटा की जगह क्या लगा दिया, 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो जब बेटा इसका मान 1 हो जाएगा तो बचेगा कौन, तो आप बोलोगे d फाई E बराबर E इंटू में dA। ठीक है, ये बचेगा। तो अल्पांश भाग से हमने पता कर लिया कि इतना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। संपूर्ण भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो आप बोलोगे कि इस छोटे से हिस्से का क्या कर देंगे, समाकलन। छोटे से हिस्से का क्या कर देंगे, समाकलन, यानी डी फाई ई का समाकलन कर दो, डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन, तो हमें संपूर्ण भाग से पता लग जाएगा कितना वैद्युत फ्लक्स है। तो यहां से लगाएंगे मान बेटा, डी फाई ई का मान है ई इंटू में डी ए, ई को बेटा बाहर निकाल लेंगे, समाकलन होगा किसका, केवल डी ए का, और डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ए, डी के सापेक्ष ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए। तो संपूर्ण भाग से बेटा हमने क्या पता कर लिया कि कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इतना। ए क्या हमारा, ए आप बताओगे, ए गॉसियन गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना होता है, आप बोलोगे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो क्या लगाओगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से फाई ई बराबर ई इंटू में एक ही जगह लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि बेटा हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, तो फिर भाई गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर बेटा हो जाएगा E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो यहां से Q अपॉन, तो यहां से बेटा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई, क्यों ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट देखो बट्टे में है, 4 पाई देखो ये आ गया, और आर स्क्वायर देखो ये रहा। ठीक, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो हमने बिंदु आवेश के कारण हमने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण हमने किसकी गणना कर ली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। अब मान लिया इस बिंदु P पर कौन रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश। माना बिंदु P पर कौन रखा है, धन परीक्षण आवेश, जो प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो लिखेंगे माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश स्थित है, जो प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तब बेटा दोनों आवेश, दो आवेश, एक धन परीक्षण आवेश और एक प्लस Q आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो इनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा, बल। तो इनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा, बल लगना शुरू हो जाएगा। क्या लगना शुरू हो जाएगा, बल। अब कितना बल लगेगा, तो हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। तो यहां से हम बेटा किसका मान निकाल लेंगे, इस बल को मान निकालना है। तो F बराबर क्या निकालना है, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q नॉट। क्यों, क्योंकि बट्टे में है बेटा, इस E के बट्टे को मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है, तो उनके बीच में कौन लगेगा, बल। और वो बल बेटा कितना लगेगा, तो हमने बेटा यहां पर E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। तो यहां से बेटा F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q नॉट। E का मान कितना है, तो E का मान आप लोग बताओगे, इसका मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू में कौन है, Q नॉट। तो यहां से देखो बेटा, दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो उनके बीच लगने वाला बल देख लो कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बट्टे आर स्क्वायर। और यही क्या है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है।
ये भी डेरिवेशन हमारी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी और हम लोग बेटा सब कंप्लीट कर चुके हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग को। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ अब हम अगले लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे आप लोगों के सामने इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल्स को जीरो से करने वाले हैं, नो टेंशन रहिए। और हम अपनी क्लास को अब यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।